सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से चर्चा में बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी की न्यूज़पेपर में इस टॉपिक पर काफ़ी कम लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश के न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पर इससे संबंधित न सिर्फ आपको लेख मिलेंगे बल्कि टिप्पणियाँ भी मिलेंगी और समीक्षा भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता। आपको पता है 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और अब समय है वर्ष 2020 का और संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में कहा जा रहा है कि अब की परिस्थितियां, अब की आवश्यकता बिल्कुल सही समय है, सुटेबल टाइम है कि अब संयुक्त राष्ट्र अपने में सुधार करे। तो देखेंगे आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं और उसके कुछ मिनट से मैं आपको परिचित करवाता हूँ। 20वीं सदी का जो दूसरा दशक का मतलब 1910 से लेकर 1920 का समय है। तो जो दूसरा दशक था ये साम्राज्यवाद, गुटबंदी, उग्र राष्ट्रीयता, अस्त्र शस्त्रों की होड़, समाचार पत्रों के माध्यम से झूठा प्रचार प्रसार और अविश्वास पैदा करने के लिए जाना जाता है। अर्थात ये वह सब परिस्थितियां इस समय मौजूद थीं जिसकी वजह से विश्व युद्ध हो सकता था। एक देश दूसरे देश को अविश्वास की नज़र से देख रहा था, संशय की नज़र से देख रहा था और इन सभी परिस्थितियों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की और इसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ भी हो गया। जब युद्ध हुआ तो क्रूरता, अमानवीयता, पाशविकता इस युद्ध की पहचान बने। इन प्रवृत्तियों ने लाखों लोगों को हमेशा के लिए मौत के नींद सुला दिया। मानवता जर्जर हो रही थी, संस्थाओं की भूमिका सीमित हो रही थी, विश्व व्यवस्था बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी और मानवता पर संकट उत्पन्न होने लगा। ऐसे में विश्व के उस समय के जो प्रमुख राष्ट्र थे उन्होंने कहा कि यह प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ है इसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है और ऐसा प्रयास करना है कि फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके लिए क्या करने लगे, उस समय के जो प्रमुख देश थे वह प्रयास करने लगे। आवश्यकता थी ऐसे संगठन की निर्माण करने की जो इतना सक्षम हो कि वो कभी भी युद्ध की परिस्थितियां ना क्रिएट होने दे, जैसी परिस्थितियों का उल्लेख मैंने ऊपर किया। और इससे क्या होगा, जब युद्ध की परिस्थितियां ही तैयार नहीं होंगी तो युद्ध नहीं होगा, मानवता पर संकट नहीं आएगा। इसी के कारण 28 अप्रैल 1919 को एक संगठन का जन्म होता है जो जनवरी 1920 से कार्य करने लगा और इस संगठन का नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इंग्लिश वाला नाम है मैं यही यूज करूंगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो रही है 1920 में और इस तरह से इस संगठन की जिम्मेदारी क्या दी गई, यह दी गई कि जो भी आपसी विवाद हैं उनको सुलझाया जाएगा, सुरक्षा मेंटेन की जाएगी, सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक और मानसिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ जो पेरिस शांति समझौता हुआ था उसमें जो कर्तव्य सौंपे गए उनका पालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों को समझिए कि क्या करना था। जैसा कि मैंने बताया कि 20वीं सदी का जो दूसरा दशक था उसमें जो परिस्थितियां क्रिएट हुई थी, जो संशय बना था, जो अविश्वास क्रिएट हुआ था, वह दोबारा क्रिएट नहीं होना था।
अब जो राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, अर्थात लीग ऑफ नेशंस की क्या हो गई, स्थापना हो गई। अब जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो गई तो इसने कहा कि हम क्या करेंगे, अब विश्व शांति के लिए क्या करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन यह जो संगठन था अपने लक्ष्यों में फेल हुआ और इसी के कारण जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का होना यह बताता है कि जो संगठन बनाया गया था यह इतना प्रभावी नहीं हो सका जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अर्थात वैश्विक शांति को मेंटेन कर सके। इसमें कुछ कारण थे जिसके वजह से लीग ऑफ नेशंस कमजोर हुआ या वह अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाया। पहला कारण था कि इसका जो संविधान था, इसका स्ट्रक्चर काफी कमजोर था, यह कम प्रभावी था, अर्थात जो भी बात ये कहता था उस समय के जो देश थे वह काफी इसको मजबूती से, गंभीरता से एक्सेप्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ अमेरिका जैसा देश जो है कि इसमें शामिल नहीं रहा। यह जो तानाशाही प्रवृत्तियां जो उभर रही थी, मुसोलिनी था, हिटलर था, इनको यह रोक नहीं पाया। जर्मनी और यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग नहीं दिया। साथ ही साथ जो अविश्वास पाटने का काम इसको दिया गया था, यह जो है कि काम नहीं कर पाया। इसके पास वित्त और सैन्य की जो पहुंच थी, जो प्रभाव था, वो भी क्या था, कम था। अर्थात ना ही तो सेना इसकी प्रभावी थी और ना वित्त ही इसके पास इतना था कि जिससे यह अपने सभी टारगेट्स को कवर कर सके। इन सभी कारणों से क्या हुआ, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की कंडीशन क्रिएट हो गई और फिर से विभिन्न देश जो है कि एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। इस युद्ध में क्या हुआ, अधिकांश जो शक्तिशाली देश थे दो गुटों में विभाजित हो गए। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, और जो मित्र राष्ट्र हम जब सब कहते हैं तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस वाला समूह। दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, और धुरी राष्ट्रों में इनके अगेंस्ट जो लड़ने वाले देश थे। इस युद्ध के दौरान ही क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों ने, ध्यान दीजिए कौन यूज कर रहा शब्द, मैंने क्या कहा कि इस युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस को पुनर्जीवित करने की जगह कहा कि हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, जो क्या हो कि ये युद्ध को जो हो रहा है ऐसी कंडीशन को दोबारा क्रिएट ना होने दो। अर्थात जैसी कल्पना लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के समय की गई थी, कहा गया कि हमारे पास अब भी समय है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी संगठन की स्थापना करें कि जो दोबारा विश्व युद्ध ना होना दे। और ये जो दोबारा विश्व युद्ध ना होने दे का मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। इसी के कारण क्या हुआ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1942 में 26 मित्र राष्ट्रों, शब्द ध्यान दीजिएगा, 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वह एकजुट होकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करके जब उनको हरा देंगे उसके बाद एक संगठन का स्थापना करेंगे, और वह संगठन क्या होगा, फिर से वही कार्य करेगा जैसा लीग ऑफ नेशन को दी गई थी जिम्मेदारी, लेकिन जिसे लीग ऑफ नेशन संभाल नहीं पाया या वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वह थे रूजवेल्ट। उन्होंने नए संगठन का जो नाम रखा वह था संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन। इन्होंने इस नाम को प्रस्तावित किया। आगे चलकर 50 देशों ने इसके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। अब इसका जो उद्देश्य था कुछ वैसा ही था जैसा लीग ऑफ नेशंस का था। क्या था उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, उसमें सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति को स्थापित करना। कुल मिलाकर उन सभी कारणों का समाधान करना जिसकी वजह से तनाव क्रिएट होता है, विश्व युद्ध की कंडीशन क्रिएट होती है। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है और इसकी जो अहम संस्थाएं हैं उनका जो मुख्यालय है, उनका जो कार्य संचालन होता है जिनेवा, कोपेनहेगन जैसे शहरों से भी होता है। यह संगठन 6 भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनी मान्यता देता है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी, कुछ ऐसी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन सा, पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक आर्थिक परिषद अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है न्यासिता परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। अब देखिए जो मैं बता रहा हूं यही सब जाकर आगे जुड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं आपका। अब देखिए मैंने इसके 6 अंग बताए, इसमें से पहला अंग बताया मैंने महासभा, और ये जो महासभा है इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली बोलते हैं। तो महासभा जो है यह यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा अंग है। जो भी देश यूनाइटेड नेशंस का सदस्य होता है वह इस महासभा का सदस्य अपने आप हो जाता है, और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है 193 है। ध्यान दीजिएगा कितना है, 193। यह जो
महासभा है यही क्या करती है, किसी देश को यूनाइटेड नेशन में शामिल किया जाए या फिर उसकी सदस्यता समाप्त की जाए जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेता है। कौन लेता है? महासभा। इसका जो दूसरा प्रमुख संगठन है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसको जिम्मेदारी दी गई है सुरक्षा की। अब यह जो यूनाइटेड नेशन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा बंदा मैंने बताया? महासभा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आपका यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद। अब ये जो सुरक्षा परिषद है यह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखता है और यह क्या करता है? इसके लिए सदस्य देशों को सुरक्षा सुनिश्चित कराता है, अर्थात वह इनसे कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक संस्था है जो आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी को दूर करने के लिए। साथ ही साथ यह मतभेदों को समाप्त करता है, आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी जो देश होते हैं उन पर सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। साथ ही साथ प्रयास करता है कि जो वैश्विक व्यवस्था बनाई गई है वह सुचारू रूप से संचालित होती रहे। अब देखिए, जब ये साम्राज्यवाद पर रोक लगाता है, वैश्विक व्यवस्था को मेंटेन करता है, साथ ही साथ अविश्वास को बढ़ने नहीं देता, मतभेद को बढ़ने नहीं देता, इसका मतलब क्या है? अगर ये सभी लक्ष्यों में पूरा होता है तो दोबारा कभी विश्व युद्ध की कंडीशन नहीं आएगी, कोई तनाव क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी जो सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कुल मिलाकर कितने सदस्य हुए? 15, जिसमें 5 स्थायी। कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अस्थायी तथा जो स्थायी सदस्य होते हैं बारी बारी से एक एक महीने के लिए क्या करते हैं? परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो का अधिकार का मतलब है कि मैं किसी चीज की अनुमति नहीं देता। मान लीजिए अगर आपके पास वीटो का पावर है और मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आप कहेंगे मैं वीटो पावर यूज करता हूं, इसका मतलब यह है कि आप यह कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल इसमें जो है कि इससे जो है कि मतलब नहीं रखता और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको अस्वीकार कर देंगे तो इससे क्या होगा? जो मेरा कहना था वह कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है वीटो पावर। अस्थायी जो सदस्य होते हैं इसलिए चुने जाते हैं ताकि सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम रहे। और ये जो क्षेत्रीय संतुलन का कॉन्सेप्ट लाया गया है ये बहुत मजबूत है नहीं। क्यों नहीं है आगे बताऊंगा। और अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है वह इस तरह से किया जाता है कि जिससे सभी महाद्वीपों के जो देश हैं उसमें शामिल हो सके। अब देखिए 10 सदस्यों में से 5 सदस्य जो है अफ्रीका से, 2 एशिया और अफ्रीका से 5 सदस्य और 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 जो है कि पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अब देखिए 10 सदस्य जो चुने जाएंगे इसमें से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से होते हैं। अब 5 सदस्यों में क्या एशिया और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व हो पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। 2 सदस्य दक्षिण अमेरिकी देशों से, क्योंकि वहां पे दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या कम है तो वहां के लिए ठीक हो सकता है। लेकिन सोचिए जो स्थायी सदस्य हैं उसमें भी तो क्या है? यूरोप का ही प्रतिनिधित्व है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जो रूस हम कहते हैं उसकी भी तो राजधानी क्या है? मॉस्को जो है कि यूरोप के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी क्या किया है? इसमें एक यूरोपीय पूर्वी यूरोप का और 2 पश्चिमी यूरोप के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। अब देखिए सुरक्षा परिषद जो है कि इसमें क्या होता है कि जो भी महत्वपूर्ण देश होता है चाहता है कि वह इसका भाग बने। इसलिए भाग बने क्योंकि यही वो संगठन है जो प्रमुख निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद ही एकमात्र निकाय है जो कोई बाध्यकारी प्रस्ताव जारी कर सकता है। लेकिन वीटो पावर होने के कारण कई बार ये जो बाध्यकारी प्रस्ताव होते हैं पास नहीं हो पाते। केस बताता हूं। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव भारत ने कहा कि इनको बनाया जाए, लेकिन 4 सदस्य इसके तो समर्थन में थे लेकिन चीन इसके समर्थन में नहीं था। तो उसने क्या किया? वीटो पावर का यूज किया। हालांकि बाद में जो है कि क्या किया गया, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। लेकिन यह होता है वीटो पावर कि अगर 4 देश भी एक तरफ हैं और एक चाहे तो उस प्रस्ताव को क्या कर सकता है? रोक सकता है। इसीलिए भारत भी चाहता है कि वो क्या करे? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। स्थायी सदस्य जब होगा तो जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो उसके अगेंस्ट में हो सकता है या फिर कोई ऐसा प्रस्ताव जिसकी वजह से वैश्विक शांति, वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, तो भारत मजबूती से खड़े होकर कह सकता है कि नहीं, मैं इसको पास नहीं होने दूंगा, मैं वीटो का यूज करूंगा। कई बार ऐसे केसेस आएंगे। खैर, सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है इसको समझिए। अभी आपने बैकग्राउंड समझा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक स्थिति थी अब वो काफी बदल चुकी है। 1945 और अब का जो समय है इसमें काफी अंतर हो चुका
चुका है। इसलिए सुरक्षा परिषद वर्तमान जो आवश्यकता है, जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब नई चुनौतियां आ गई हैं, नई शक्तियां उभर कर आ गई हैं, और साथ ही साथ जो राजनीतिक समीकरण थे वो भी क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। इसलिए सुरक्षा परिषद में क्या है, जो है कि बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनको स्थायी सदस्यता हमने दी है, जिनको हमने वीटो पावर दिया है, उनका आधार क्या है? सिर्फ एक ही ना कि वो क्या हुए थे, 7 दशक पहले उन्होंने युद्ध जीता था। अब उस समय का युद्ध और वर्तमान समय का जो कोविड-19 से चल रहा युद्ध है, इसमें देखें तो दोनों ही तो कंडीशन एक ही है। उस समय क्या है, देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इस समय क्या है, पूरा विश्व जो है कि एक महामारी से लड़ रहा है। तो यह कोई आधार नहीं हो सकता कि चूंकि हम जो है कि किसी युद्ध में विजयी रहे थे, इसलिए हम उसके स्थायी सदस्य होंगे और बाकी सदस्य नहीं होंगे। ये कोई फेयर नियम नहीं है। खैर, अगला कहा जाता है कि प्रारंभ में जो इसकी सदस्यों की संख्या थी, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्थापना के समय 50 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किया था, और अब वर्तमान में संख्या 193 हो गई। तो कहां 50 में 5 स्थायी सदस्य और अब 193 में जो है कि केवल 5 सदस्य। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जब सदस्य संख्या बढ़ रही है तो स्थायी सदस्यों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ यह जो जनमत की समानता के भी खिलाफ है कि 5 ही सदस्य होंगे। आप कहेंगे कैसे, कि देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जहां यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में अगर वैश्विक जनसंख्या देखें तो लगभग 5 से 8% लोग निवास करते हैं। वहीं अगर अफ्रीका महाद्वीप देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका को देख लीजिए, तो इस महाद्वीप का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चूंकि यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और रूस वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी, ये तो क्या है, यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं अफ्रीका का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एशिया का प्रतिनिधित्व है लेकिन कम है। वो कौन करता है, एक साम्राज्यवादी देश चीन करता है। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ इसलिए भी एक सुधार की आवश्यकता कहा जा रहा है कि न सिर्फ इससे क्या होगा, सभी पूरे विश्व के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग अभियान होते हैं, पीस कीपिंग मतलब शांति प्रयास करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, उनको देखना चाहिए। और अगर इन पीस कीपिंग अभियानों अर्थात शांति स्थापना के प्रयासों को देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक जो योगदान देने वाले देश हैं वह इसके स्थायी सदस्य नहीं है। जैसे भारत क्या है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पीस कीपिंग मिशन होते हैं, उनको सबसे ज्यादा क्या किया है, उस भारत ने उसमें सहयोग दिया है, लेकिन भारत ही क्या है, इसका भाग नहीं है। साथ ही साथ यूएसएसआर और जो है कि यूएसएसआर का अब विघटन हो चुका है, अर्थात जो उस समय का यूएसएसआर था, जिसका जो है कि क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, जिसके साथ अमेरिका के तनाव थे, अब वह विघटित हो चुका है। नाटो सीटों की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ चुकी है, और इस समय का जो शक्ति संतुलन है वो बिल्कुल बदल चुका है। उस समय ये लग रहा था शीत युद्ध का समय था, अमेरिका और रूस में कभी भी तनाव बढ़कर युद्ध का जो है कि परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती थी। अब तो अमेरिका और रूस के बीच में इतना तनाव नहीं है। अब किसके बीच में तनाव है, अमेरिका और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच। तो परिस्थितियाँ क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। इसलिए संगठन भी क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तभी यह संगठन क्या हो सकता है, वैश्विक शांति स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ नाभिकीय हथियार, तकनीकी वॉर, स्पेस वॉर, मुद्रा वॉर और आतंकवाद इस समय की हकीकत है, जिनका समाधान करने के लिए नए प्रकार के संगठन की आवश्यकता है, न कि परंपरागत। अर्थात जो 1945 में जब ये संगठन बना था, तो क्या उस समय जो है कि नाभिकीय हथियारों का खतरा इतना था, क्या तकनीकी वार इतना होता था, क्या जो है कि साइबर वॉर या स्पेस वॉर की कंडीशन थी, या आतंकवाद इतना मजबूत था, नहीं था ना। तो जब नहीं था, तो इस समय की जब चुनौतियां बदल गई हैं, तो कहीं ना कहीं बदलती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें संगठन में भी क्या करना है, सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो वर्तमान चीन है वह एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, और इस पर नियंत्रण लगाने के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे देश को उसमें शामिल किया जाए जो चीन के मंसूबों को जो है कि सफल ना होने दे। और यह भूमिका कौन निभा सकता है, यह भूमिका निभा सकता है भारत। साथ ही साथ कोविड-19 जो महामारी का जो समय है, इसने जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव और नुकसान क्रिएट किया है, यह किसी भी तरह से किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। इसने तो पूरे विश्व को घर में कैद कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि आखिर कोविड-19 जैसी पेंडेमिक भी तो वही कह रही है जो बात जो है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने कहा था, कि उस समय हमें एक ऐसे संगठन की
आवश्यकता थी जो उस समय की चुनौतियों से निपट सके। तो अब भी तो एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि जो क्या करे कि इन महामारियों से भी लड़ सके, देश और पूरे विश्व को बचा सके, और साथ ही साथ ऐसे देश जो कोविड-19 के समय विश्व के लिए उदाहरण बन रहे हैं, जो आगे आकर मदद कर रहे हैं, जैसे भारत ने लगभग 150 देशों की मदद की है कोविड-19 में, तो कहीं ना कहीं उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब इन्हीं सब कारणों से कहा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र स्थापना का 75वां वर्षगांठ है और इसी उपलक्ष्य में कहा जा रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाल ही में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक उच्च स्तरीय आभासी बैठक हुई और इसको जो है कि संबोधित किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि अब क्या है कि ऐसा समय है कोविड-19 का जिस समय हमें यूनाइटेड नेशंस के पुनर्जन्म की आवश्यकता है। अर्थात उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म की बात को कहा। और ये जो आभासी बैठक हुई थी, ये सबसे इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि इसकी जो थीम थी वो देखिए क्या थी, वह थी कि कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद का मतलब होता है कि ऐसी संगठन की स्थापना जिसमें शक्ति एक देश के पास ना हो बल्कि बहुत से देशों के पास हो। तो कहा गया है कि इसका जो थीम क्या है, कोविड-19 के बाद अर्थात जब कोविड-19 समाप्त हो जाएगा उसके बाद बहुपक्षवाद होना चाहिए। बहुपक्षवाद के लिए जरूरी है कि शक्तियों का जो संकेंद्रण है वो किसी एक देश के पास ना रहे। और इसके साथ लिखा है 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, यही थीम थी। पूरी थीम को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, यही क्या थी, थीम थी। और जब ये थीम थी तो इसी में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने की आवश्यकता न सिर्फ भारत कह रहा है बल्कि वैश्विक समुदाय भी इसकी मांग कर रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र जो है द्वारा एक यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पूरा होने की उम्मीद है। जब ये 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन में यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन सामने आ सकता है। हालांकि इस पर पूरी सहमति बन नहीं पाई है। इसमें 12 प्रतिबद्धताओं को चिन्हित किया है। डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि घोषणा पत्र कि अगर हम 75 वर्ष में हमने क्या हासिल किया, क्या खोया, आगे हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, इस प्रकार की चीजें। अब देखिए जो डिक्लेरेशन आ सकता है इसमें क्या क्या लिखा गया है। हम अपने ग्रह की रक्षा करेंगे। जब ग्रह की रक्षा करने की बात आएगी तो रक्षा करने वाले लोगों के समूह की भी तो आवश्यकता होगी। और लोगों के किस समूह की आवश्यकता होगी, जो कि क्या है, संपन्न हो, मजबूत हो। भारत जैसा देश जहां पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे मानवाधिकारों के मूल्य का पालन किया जाता है, और जो एक सफल स्टेट है, इसको शामिल ना करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करने के प्रयास में विश्व के सबसे बड़े मजबूत शक्ति वाले देश भारत को क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें क्या कहा गया, डिक्लेरेशन में क्या होगा, हम अपने ग्रह की रक्षा करेंगे। दूसरा कहा गया है हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, अर्थात सबको विकास में शामिल करेंगे। तीसरा कहा गया है शांति और सुरक्षा स्थापित करेंगे। चौथा कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। पांचवा कहा गया है हम विश्वास पैदा करेंगे। छठवां कहा गया है महिलाओं एवं लड़कियों को केंद्र में रखेंगे, अर्थात महिलाओं और बच्चियों को केंद्र में लाकर विकास की मुख्य प्रक्रिया में उन्हें शामिल करेंगे। आगे कहा गया है हम युवाओं को सुनेंगे और उनके साथ कार्य करेंगे। फिर कहा गया है हम साझेदारी को बढ़ाएंगे, अर्थात शेयरिंग के मूल्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। फिर कहा गया है हम भविष्य में अधिक तैयार रहेंगे, अर्थात जो भी चुनौतियां आ सकती हैं उनके लिए पहले से तैयारी करेंगे। कहा गया है आगे हम वित्त पोषण को बढ़ाएंगे, जिससे किसी भी संगठन के पास ऐसी कंडीशन ना हो कि उसके पास फाइनेंस की दिक्कत है और वह उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा जो उसको करनी चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र में आवश्यक सुधार करेंगे। अब जब आवश्यक सुधार करने की बात आए तो क्या सुधार करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें फिर से वही आएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की आवश्यकता है।
अब ये है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में जो है कि क्यों शामिल किया जाए, इसको लेकर थोड़ा सा कुछ तर्कों को देखते हैं। पहला है कि चूंकि भारत जो है कि संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा सदस्य देश है जो कि संस्थापक सदस्य के रूप में जाना जाता है, और यह जो है कि एक लोकतांत्रिक मूल्य वाला देश है, वैश्विक शांति का समर्थक है, इसलिए इसको शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात जब कोई देश पहले से ही वैश्विक शांति का स्थापना की बात करता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता हो, हर संगठन में लोकतंत्र जैसे आइडियाज को क्रिएट करने का प्रयास करता हूं, तो उसको इसमें शामिल करना चाहिए। फिर कहा गया है यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन में जिसने सर्वाधिक योगदान दिया है वह है भारत। तो कहीं ना कहीं भारत ने जब सर्वाधिक उसको सहायता पहुंचाया है, तो वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि भारत को वह लीड रोल दे, जिससे आने वाले समय में जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, भारत उनको अपनी तरह से डील कर सके। फिर आगे कहा गया है कि यहाँ की जो आबादी है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कुछ समय बाद हो सकता है हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। ऐसे समय में जब यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी निवास करती है और हमारा अर्थात भारत का सुरक्षा परिषद में शामिल ना होना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों के मतों के मूल्य को कम करके आंका जा रहा है। जब चाइना और अन्य छोटे छोटे देश इसमें भाग हो सकते हैं, उनकी जनसंख्या का इसमें प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो भारत का क्यों नहीं। फिर कहा गया है कि भारत जो है कि मानवाधिकार का सम्मान करने वाला देश है, और यह जो है ऐसा देश है जिसकी स्थायी सदस्यता का समर्थन पाकिस्तान और चीन जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश देश करते भी हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश देशों के द्वारा समर्थन किया जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ सांस्कृतिक सामाजिक विविधता को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के लिए और बदलती हुई समय अनुकूल आवश्यकता को देखते हुए भारत को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात भारत को शामिल करने के कई तर्क हैं, कई आधार हैं। भारत अगर इसका स्थायी सदस्य बनता है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास भी वीटो पावर होगा और वह ऐसी नीतियों को मजबूत तरीके से खारिज कर सकता है जिससे वैश्विक शांति और व्यवस्था को चोट पहुंचती है। कई बार ऐसे विश्व में घटनाएं हुई जिसमें लगा कि यूनाइटेड नेशन ने मजबूत तरीके से कदम नहीं उठाया या किसी वैश्विक जो है कि शक्ति का विरोध नहीं किया, लेकिन भारत का जब इसमें पहुंच होगी तो कहीं ना कहीं वह इसको काफ़ी मजबूत तरीके से डील करेगा। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो न सिर्फ भारत का कद बढ़ेगा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या की आवाज भी सुरक्षा परिषद में गूंजेगी। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा बहुत सी चुनौतियां भी हैं। चुनौती ये भी है कि आखिर जो सदस्य देश हैं वो क्या चाहते हैं। खैर, अगर वह चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का अधिकार है, आगे चलकर इसमें इसका रिवर्त तो करना ही होगा। खैर, भारत अगर इसमें शामिल हो जाता है तो राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको रोकथाम करने में काफी प्रभावी होगा, क्योंकि आज पूरा विश्व इस आतंकवाद से लड़ रहा है और यूनाइटेड नेशन भी है, लेकिन वह आतंकवाद की समस्या का बहुत समाधान नहीं कर पा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं उसके जो फैसले होते हैं, भारत उसको लागू करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और साथ ही साथ जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं और वो प्रतिबंध कई बार नहीं लगाए जाते, जैसे आतंकवादियों पर, भारत इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वह क्या कर सकता है कि जो पूरा विश्व है उसमें जो शस्त्रों की होड़ है, जो न्यूक्लियर पावर की बनने की होड़ है, साथ ही साथ जो पूरा तनाव बढ़ रहा है, जो साम्राज्यवादी गुटों का प्रभाव बढ़ रहा है, जो व्यापार नीतियां प्रभावित हो रही हैं, जो स्पेस वॉर क्रिएट हो रहा है, इसको भी रोकने में सक्षम होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद को अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या होगा, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें अपनी शक्ति में कमी लाना होगा और दूसरे देशों को इसमें शामिल करना होगा। भारत को भी शामिल करना होगा, कोई और देश भी अगर भारत जैसी दावेदारी और मजबूत तरीके से रखता है तो उसको भी शामिल करना होगा। तो इससे क्या होगा, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी शक्ति में क्या होगी, कमी आएगी और उनकी शक्ति का कुछ भाग दूसरे देशों में हस्तांतरित होगा। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये जो सदस्य देश हैं ऐसा नहीं होने देंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी शक्ति जो अभी बिल्कुल मजबूत तरीके से उनके पास है वो किसी के पास जाए। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि है तो काफ़ी
कठिन कार्य, लेकिन यह जरूरी है। अब जब ये ऐसा होगा तो क्या करना होगा, चीन और अमेरिका को भी क्या करना होगा, भारत का साथ देना होगा। भारत के खिलाफ जो है कि वोटिंग नहीं करना होगा, वीटो का यूज नहीं करना होगा। वह इस वजह से, क्योंकि अगर किसी भी देश ने वीटो का यूज किया तो इससे क्या होगी, काफी चुनौती बढ़ जाएगी, वह प्रस्ताव वहीं पर रुक जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें ही संशोधन करना होगा, तभी क्या हो सकता है, सुरक्षा परिषद में बदलाव हो सकता है। और चार्टर में संशोधन करने के लिए जो महासभा के 2/3 सदस्य हैं उनका समर्थन चाहिए होगा। लेकिन ये समर्थन मिलने के बाद भी कोई देश अगर वीटो पावर यूज करता है तो इससे क्या होता है, भारत का जो उसमें स्थायी सदस्य शामिल होने का सपना है वो रुक सकता है। इसलिए इसमें क्या करना होगा, उनका साथ लेना। कुल मिलाकर एक ऐसा समय है जब कोविड-19 ने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी है कि जब जितनी भी संस्थाएं हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसी में यूनाइटेड नेशन वो संस्था है जो पूरे वैश्विक व्यवस्था को डील करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय भारत का जो बढ़ा हुआ कद है, उसकी जो डिमांड है, उसको पूरा करने की सही समय है। अगर इस समय भी यूनाइटेड नेशन में हमने सुधार नहीं किया तो जिस तरह से मैंने बताया कि 1920 में बना हुआ संगठन निष्फल हो गया और उसके बाद जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और जिस तरह से चीन अब आक्रामक रूप अपना रहा है, आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र भी हो सकता है कि ऐसा ही कमजोर साबित हो। इसके पीछे का कारण यह है कि जो वहाँ पर अभी प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं है। वहाँ पर चीन और अन्य ऐसी शक्तियों को रोकने वाले मजबूत देश नहीं हैं जो उसको रोक सकें। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसमें रीबर्थ करने की आवश्यकता है।